हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे थर्मोडायनेमिक्स और पिछले वीडियो में बात किए थे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आज बात करते हैं हैश लॉ के बारे में। हेडिंग 2, हैश लॉ क्या कहता है। हैश लॉ कहता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या तो सिंगल स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, उसका चेंज ऑफ इंथैल्पी रिमेन सेम होगा। फिर समझो कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, उसमें चेंज ऑफ इंथैल्पी रिमेंस क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दो कि मान लेते हैं ये ए है, हमने ए से चले गए सी, ए रिएक्टेंट है, सी आपका प्रोडक्ट है। इसमें जो इंथैल्पी में चेंज है उसको बोले डेल्टा एच बोले। अब फिर हमने क्या किया, ए से हम लोग गए बी, फिर हम बी से गए सी। तो यहाँ पर कितना मान लो इसमें इंथैल्पी में चेंज आया डेल्टा H1, और बी से सी में गए आने में कितना हुआ, इंथैल्पी में चेंज कितना हुआ, डेल्टा H2। जो ए से सी में जाने में इंथैल्पी में चेंज आया वो ए से बी और बी से सी जाने में जो लगा, दोनों आपस में सेम होगा। दैट मीन्स आपका जो होगा डेल्टा H इक्वल टू हमेशा कितना होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर होगा। यही होता है क्या, हैश लॉ। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट पाथ हो गया ये। और ये ए से बी और बी से सी क्या हो गया, इनडायरेक्ट पाथ हुआ। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, हैश लॉ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हैश लॉ क्या कहता है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, चेंज ऑफ इंथैल्पी रिमेन्स सेम होता है। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शंस करवाए, मतलब कंबसन करवा दिए, मतलब जला दिए। अब मान ले CO2 गैस बना, तो जो इसमें इंथैल्पी में चेंज आया, कुछ तो आया होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पाथ। ये डायरेक्ट पाथ हुआ। अब इनडायरेक्ट में कैसे जाएंगे कि कार्बन सॉलिड को हम अगर हाफ O2 से रिएक्शंस करवाएं, और क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें इंथैल्पी में चेंज है, उसको क्या बोल, डेल्टा H1। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम हाफ मोल O2 से रिएक्शन करवाएं तो क्या बन गया, CO2। इसमें इंथैल्पी में चेंज है तो क्या बोल, डेल्टा H2 बोले। तो जो डेल्टा H, ये अब डेल्टा H1 पर डेल्टा H2 इनडायरेक्ट पाथ हुआ, और पहले वाला क्या है, डायरेक्ट पाथ हुआ। ठीक है, तो डेल्टा H इक्वल टू कितना बताओ, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर होगा। यही होता है हैश लॉ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक स्टेप में जाए या एक से ज़्यादा स्टेप में जाए, चेंज ऑफ इंथैल्पी हमेशा सेम होगा। तो इसका डिफाइन कैसे लिखेंगे, लिखो द चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, लिखो रे बाबू, द चेंज in enthalpy of a reaction is same whether the reaction is takes place single step और several step। इसी को बोलते हैं हैश लॉ कि द चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस सिंगल स्टेप या सेवरल स्टेप, चेंज ऑफ इंथैल्पी रिमेन सेम होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, जो एग्जाम में आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ हैश लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ क्या हुआ, वो हैश लॉ। हैश लॉ क्या एप्लीकेशंस, याद रखना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका मीथेन, आपका बेंजीन C6H6 एंड NaCl कैन नॉट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली।
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, बेंजीन, NaCl का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ हैश लॉ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दीज सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड। डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, पर हैश लॉ के अकॉर्डिंग इसका इंथैल्पी फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स तुम लिख सकते हो कि द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, the enthalpy of formation carbon monoxide, methane, benzene and NaCl cannot be determined experimentally the enthalpy of formation such substances can be determined indirect method by use of हैश लॉ को यूज करके हम निकाल सकते हैं। वही लिखे हैं द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, बेंजीन एंड NaCl कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सच सब्सटेंसेस कैन डिटरमाइन इनडायरेक्ट मेथड बाय यूज ऑफ हैश लॉ। जैसे एग्जांपल और अब देते एग्जांपल तब समझ में आएगा। जैसे हम देखो, ध्यान देना कि कार्बन सॉलिड है, जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्शंस करवाते हैं और आपका CO2 गैस बनता है बाबू, तो इसका इंथैल्पी फॉर्मेशन H में जो चेंज आता है वो कितना जूल आता है? -393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी में चेंज आया। फिर हम कार्बन को जब हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्शंस करवाएं और CO बना, तो इसमें इंथैल्पी फॉर्मेशन में क्या चेंज हुआ हमको नहीं मालूम, मतलब डेल्टा H1 हमको नहीं मालूम है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बाबू हाफ मोल O2 से रिएक्शंस करवाएं और CO2 बना, तो इसका इंथैल्पी में जो चेंज आता है वो आता -283.0 किलो जूल क्या आता है? पर मोल आता है। देखो तो ये नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आई मालूम है हैश लॉ कि डेल्टा फॉर्मेशन H किसके बराबर होगा? पाथ, ये क्या है? डायरेक्ट पाथ, ये इनडायरेक्ट पाथ के सम के बराबर होगा। तो डेल्टा FH कितना होगा? डेल्टा H1, इसको बोलते डायरेक्ट पाथ, और ये हो गया तेरा इनडायरेक्ट पाथ। तो डायरेक्ट पाथ इनडायरेक्ट पाथ के सम के बराबर होगा। यही होता है क्या? हैश लॉ। डेल्टा H1 प्लस क्या है बाबू? डेल्टा H2। डेल्टा इंथैल्पी फॉर्मेशन कितना दिया बता? -393.5 इक्वल डेल्टा H1, ये प्लस और ये कितना दिया? माइनस, तो माइनस कितना? 283.0 किलो जूल पर मोल। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बता कितना हो जाएगा? -393.5 ये इक्वल टू डेल्टा H1 -283.0। इस माइनस को उधर ले जाओ तो -393.5 प्लस 283.0 इक्वल टू डेल्टा H1। इसको घटाएंगे क्योंकि माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपका डेल्टा H1 इसको इससे घटाएंगे तो आएगा -110.0 किलो जूल क्या आएगा बाबू? पर मोल। और माइनस क्यों है? क्योंकि बड़ा माइनस से, छोटा में प्लस है, इसलिए माइनस लिख लो। आगे समझ में? एसिड से हम इंथैल्पियो, इसका एप्लीकेशन से हमको कार्बन मोनोऑक्साइड का मालूम नहीं था, लेकिन CO का
आपका CO से CO2 गया और CO2 का मालूम था तो CO का निकाल लिए। CO से CO2 कितना -283 है और कार्बन से ऑक्सीजन की CO2 कितना इतना दिया हुआ है, तो ये आराम से निकाल लिए हेस लॉ के अकॉर्डिंग। चलो अब दूसरा हम निकालते हैं इसका एप्लीकेशन बॉर्न हाइबर साइकिल। देखो दूसरा एप्लीकेशन बॉर्न हाइबर साइकिल, बॉर्न हाइबर साइकिल। जैसे मान ले सोडियम Na, जैसे सोडियम सॉलिड के फॉर्म में है, जब क्लोरीन गैस से आपस में कंबाइन करता है और क्या बन जाता है NaCl सॉलिड। तो जब सोडियम क्लोरीन से कंबाइन करके NaCl बना तो बाबू इसमें इंथैल्पी फॉर्मेशंस में क्या चेंज आया ये निकालना है। देखो बैलेंस का क्लोरीन यहाँ एक और क्लोरीन यहाँ दो हो तो क्या कर दो 1/2 Cl2 कर दो। एक एटम यहाँ दो था, दो का आधा एक हो गया। अब देखो कितना चेंज हुआ होगा। तो पहले यहाँ हुआ क्या होगा, जब NaCl2 रिएक्शंस हुआ तो ये बना हुआ क्या होगा, पहले सोडियम सॉलिड से क्या बना होगा, सोडियम गैस बना होगा। सॉलिड से गैस में लाने के लिए जो तुमको एनर्जी लगेगा उस एनर्जी बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। वो हम देंगे हीट तब वो सॉलिड से गैस में जाएगा तो वो एनर्जी क्या होगा प्लस में होगा। डैट मीन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन H हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में होगा। एटमाइजेशन का मतलब सॉलिड से गैस में लाने में जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब गैस बन गया। अब गैस से क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो सोडियम गैस को किस फॉर्म में, आइसोलेटेड के फॉर्म में। तो आइसोलेटेड के फॉर्म में सोडियम का गैस बनना मतलब क्या, एटम अलग अलग हो गया तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड एटम। तो सोडियम गैस के फॉर्म में इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। तो जब एनर्जी दिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो गया Na से क्या बन गया Na+ और क्या हो गया गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब आयन्स हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो जो एनर्जी लगा उसको क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। वो भी किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। अब देखो यहाँ Cl2 के फॉर्म में, Cl2 मतलब यहाँ Cl के बॉन्ड है तो पहले इसको एटम में लाना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। और ये भी क्या होगा प्लस में होगा, एनर्जी देंगे तब बॉन्ड टूटेगा। ये इसको एनर्जी दिए तो क्या होगा बता, D/D, D मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये कितना 1/2 तो क्या कर दो D/2 कर दो, किसमें बता पॉजिटिव में है। अब मॉलिक्यूल क्या बन गया Cl एटम में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया Cl क्या करे लेगा और लेने के बाद क्या होगा Cl- में कन्वर्ट होगा। तो कोई भी एटम या कोई भी गैसियस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी क्या करेगा लॉस करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एनर्जी लॉस करना मतलब माइनस, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होगा वो माइनस में होगा। अभी Na+ और Cl- आपस में कंबाइन करेगा और एक मोल क्या बनेगा बताओ NaCl बनेगा। जब दो आयन्स आपस में कंबाइन करके एक मोल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी बोलते हैं। और जब दो आयन आपस में कंबाइन करके एक मोल बनाकर प्रोडक्ट उसमें एनर्जी लॉस करता है उसका लेटिस एनर्जी भी क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पर इसका लेटिस एनर्जी डेल्टा लेटिस H ये किस फॉर्म में होगा माइनस में होगा। तो सबका सम इसके बराबर होगा, यही तो हेस लॉ कहता है। ये आपका हो गया डायरेक्ट पाथ और इसी तरह क्या हो गया इनडायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट जो होगा इनडायरेक्ट के सम के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे कैसे बनाएंगे, इसको मिटाते हैं इसको। तो डेल्टा FH डेल्टा फॉर्मेशन किसके बराबर होगा बताओ, डेल्टा एटमाइजेशन H प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर माइनस क्या बताओ, माइनस मतलब एनर्जी लॉस करेगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर माइनस क्या
डेल्टा लेटिस एच, मतलब इन डायरेक्ट पार्ट इनडायरेक्ट पाथ के बराबर होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता देखो और आगे दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।